हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आज हम चैप्टर 4 करेंगे इंग्लिश का, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसके राइटर भी है एनी फ्रैंक। सो जो आज का चैप्टर है वो डायरी ऑफ एनी फ्रैंक में से छोटी सी आर्टिकल ली गई है, मतलब उसमें से थोड़ा सा उसको लिया गया है, उसका पार्ट डायरी का। सो बिफोर यू रीड, Annalise Mary Annie Frank, 12th June 1929, February March 1945। मतलब जो एनली से मैरी है उसको नाम है एनी फ्रैंक, और उसका बॉर्न कब हुई थी वो 12 जून 1929, और उसकी डेथ कब हो गई थी फरवरी और मार्च में 1945 में। 1945 में क्या हुआ था, वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सो ये इम्पोर्टेंट डेट्स हैं कि वो कब पैदा हुई थी और कब उसकी डेथ हुई थी। सो ये आप याद रखना। एंड वॉज ए शी वॉज ए जर्मन Jewish born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of Netherlands in World War II. सो वो एक जर्मन थी और बोर्न जूइस गर्ल, और एक पैदाइशी जूइस गर्ल थी। उसकी फैमिली जो थी और उसकी जो चार फ्रेंड थे वो लोग छिप रहे थे कहाँ पे, एम्स्टरडेम में, क्योंकि जर्मन ऑक्यूपेशन किसने कर लिया था, नाजीज़ ने। सो वहाँ पे उन जूइस लोगों को मारा जा रहा था, तो वो भाग के नीदरलैंड्स में जाके छुप गए थे। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडेम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। अब यहाँ पे बताया गया है कि उसकी फैमिली जो है वो एम्स्टरडेम मूव कर गई थी जब जर्मनी में नाजी पावर में आए थे। सो वट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। और वो लोग फंस गए थे जब नाजी जो गवर्नमेंट थी, जो लोग पावर में आए थे, उन्होंने नीदरलैंड के ऊपर भी अपना उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया था, उसके ऊपर भी नाजी लोगों ने पावर में आ गए थे। सो एज परक्यूशंस अगेंस्ट द जूइस पॉपुलेशन इंक्रीज। और जो जूइस लोग थे, मतलब जूइस मतलब होते हैं यहूदी लोग। सो जुडाइज़म जो एक रिलीजन है उसको फॉलो करते हैं। सो इनकी जो इन लोगों को, इनकी जो पॉपुलेशन थी, इनको इनके ऊपर जो अत्याचार थे, परसेक्यूशन मतलब उनके ऊपर अत्याचार जो थे वो बढ़ गए थे उनके खिलाफ। तो द फैमिली वेंट इनटू द हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। सो उसकी जो फैमिली थी वो क्या, जो छुप मतलब जैसे हाइड कर रहे थे वो लोग एक हिडन रूम्स में, उनके फादर कौन थे, ऑटो फ्रैंक, उनकी जो ऑफिस की बिल्डिंग थी वहाँ पे एक हिडन रूम थे, वहाँ पे वो लोग हाइड कर रहे थे। सो आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल के बाद जब वो हाइड कर रहे थे, द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेलस विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गेट फ्रैंक। और 2 साल के बाद उन लोगों को ढूंढ लिया गया था और उन लोगों को एक कंसंट्रेशन कैंप में ले शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पे एने जो है वो मर गई थी टाइफस के कारण इन बर्गन बेल्सन। उस कैंप का नाम था बर्गन बेल्सन। और वहाँ पे उस कुछ ही दिन पहले उसकी बहन मरी थी। और फिर एने फ्रैंक और हर फादर ओटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और उसके जो फादर थे सिर्फ वही एक सर्वाइवर थे उनके ग्रुप में से, रिटर्न टू एम्स्टरडेम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब वॉर एंड होगी तो वो एम्स्टरडेम वापस चलेगी, टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। और उन्होंने उसकी डायरी उनको वहाँ पे मिली। कन्विंस दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। सो उनके फादर ने क्या किया, उस डायरी उनको लगा कि ये यूनिक रिकॉर्ड है उस टाइम का, तो उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। और उसका नाम क्या रखा, द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फ़ोटो है, दिस इज़ ए फ़ोटो एज आई वुड विश
माई सेल्फ टू look all the time, then I would may have a chance to come to Hollywood. एनी फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 में उसने अपनी फ़ोटो लगाई थी। और ये कितनी छोटी एज में उनकी डेथ हो गई थी, 1929 से 1945, मतलब 15-16 ईयर्स की थी तब उनकी डेथ हो गई थी। So the diary was given to Anne Frank of her 13th birthday and chronicled the event of her life from 12th June of 1942 until its final entry of 1st August 1944. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. और जो एने फ्रैंक को ये डायरी उनके 13 बर्थडे पे मिली थी और इसमें उनके लाइफ के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जितने भी उनकी लाइफ के इवेंट्स थे उनको रिकॉर्ड है 12 कब से लेके 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 तक। इट वाज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड, और ये बाद में इसको बहुत सारी भाषा में, बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेटेड भी किया गया है। और ये वर्ल्ड की मोस्ट वाइडली रीड बुक्स, मतलब बहुत ज़्यादा दुनिया में पढ़ी जाने वाली किताब है। सो ये ओरिजिनल किस में लिखी गई थी? डच लैंग्वेज में। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। और यहाँ पे बहुत सारी फिल्म, टेलीविजन्स सीरीज़ एंड थिएटिकल प्रोडक्शंस, मतलब जो ड्रामाज होते हैं वो, इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी, मतलब इस डायरी के ऊपर बहुत कुछ बनाया जा चुका है, मूवीज़, टेलीविज़न सीरीज़ एक्सेट्रा। डिस्क्राइब्ड एज वर्क ऑफ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, द डायरी प्रोवाइड एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। सो इस डायरी में उनके एक, मतलब ऐसे दिखाया गया है कि वो एक मैच्योर, मतलब एक काफ़ी समझदार आदमी का वर्क दिखाया गया है, और जिसके माइंड जो है वो बहुत ही थॉटफुल है, बहुत ही इंसाइटफुल है, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट माइंड का है। और इंटीमेट एग्जामिनेशन मतलब बहुत क्लोज टू, मतलब जो लाइफ है वो बहुत क्लोजली हम देख सकते हैं कि नाजी के जब पावर में आए थे जर्मनी में, तो वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसी उनकी डेली लाइफ थी। तो एने फ्रैंक हैज़ become one of the most renowned and discussed of Holocaust victim. So एने फ्रैंक क्या बन गई थी इस डायरी के पब्लिश होने के बाद? मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज़्यादा मतलब उसको लोग जानने लगे थे। एंड डिस्कस्ड ऑफ होलोकॉस्ट विक्टिम। होलोकॉस्ट विक्टिम मतलब जो किसी ऐसे डिज़ास्टर्स का शिकार होते हैं। विक्टिम मतलब शिकार, जो मतलब विक्टिम होते हैं, मतलब जिनके ऊपर कुछ गलत, जिनके साथ गलत हुआ हो। सो डिज़ास्टर के विक्टिम थी एक। सो यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, सो इसको आप देख सकते हैं। सो यहाँ से हमारी अब स्टोरी स्टार्ट हो रही है। राइटिंग इन ए डायरी इज़ ए रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब वो लिख रही है कि एक डायरी लिखना मेरे जैसे मतलब लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही अजीब तरह का एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि मैंने कभी पहले कुछ नहीं लिखा। वो कह रही है कि केवल इसलिए नहीं कि मैंने पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई nor anyone else will be interested in musing of a 13-year-old school girl। क्योंकि वो कह रही है कि कोई भी इसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा, क्योंकि ये एक 13 ईयर ओल्ड के विचार, मतलब उनके वो क्या थॉट्स के बारे में, उसके क्या लिखना वो पसंद करती है, उसके बारे में पढ़ना कोई भी पसंद नहीं करेगा। पर इसलिए मतलब उसको अजीब सा लग रहा है कि 13 साल की लड़की क्या लिख सकती है, मतलब ऐसे उसको लग रहा है कि मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं होगा, ना ही इंटरेस्टेड होंगी मैं। बट ओ वेल इट डजेंट मैटर। पर कह रही है कि कोई बात नहीं, ये कोई मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि
लिखना चाहिए. एंड आई हैव एन even greater need to get all kind of these things off my chest. मैं अपने मन का भार हल्का करना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये लिखूँगी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. जो पेपर होता है उसमें ज़्यादा पेशेंस होता है इंसानों से. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin on my hands, bored and listless. ये थॉट उन दिनों में मेरे दिमाग में आया जब मैं डिप्रेस थी, मतलब थोड़ी सी डिप्रेस थी और अपने घर पे बैठी थी, दोनों हाथ अपने चेहरे पे रख के, चिन पे रख के. एंड क्या थी, बोर थी, और जैसे कोई नॉन लिस्टलेस होता है विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, कि जिसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं हो. वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. और मैं इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि मैं बाहर जाऊं या अंदर रहूं. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज brooding. Yes, paper does have more patience, and since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably wouldn't make a bit of difference. सो अब वो क्या कह रही है कि मैंने फाइनली अंदर स्टेड, मतलब जहाँ हूँ वहीं रहना पसंद किया. और उसके बाद उन्होंने लिखा कि हाँ, जो पेपर है, जो कागज़ हैं, वो उनमें ज़्यादा पेशेंस होता है. क्योंकि अभी वो ये जो स्टफ़ जो लिख रही है, ये एक डायरी है, पर्सनल थिंग है, तो ये किसी को पढ़ने के लिए वो देने नहीं वाली. सो इट्स सेफ, मतलब क्योंकि आई शुड एवर फाइंड ए, जब तक कि वो एक रियल में कोई फ्रेंड नहीं उसका बन जाता. इट प्रोबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस. सो now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have friend. So अब मैं दोबारा उस पे आ जाती हूँ कि मेरे पास एक डायरी रख रही है. वो कीप ए डायरी इन फर्स्ट प्लेस, डायरी को पहली जगह पे रख रही है क्योंकि उसका कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है. आई डोंट हैव ए फ्रेंड, क्योंकि उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है. लेट मी पुट इट more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. So अब वो इस बात को और क्लियरली, मतलब और हमें क्लियरली बताना चाह रही है कि ताकि कोई ऐसे ना सोचे कि ये कम्प्लीटली मतलब बिल्कुल अकेली लड़की है 13 साल की इस दुनिया में, कोई ये यकीन नहीं करेगा. एंड आई एम नॉट, और वो अकेली नहीं भी थी. I have loving parents and 16-year-old sister, and there are about 30 people I can call friends. और उसके 30 जो लोग थे ऐसे जिनको वो फ्रेंड्स कह सकती थी. उसके प्यार करने वाले माँ बाप थे, एक 16 साल की बहन थी. सो वो अकेली नहीं थी. आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम. उसके पास एक फैमिली थी और प्यार करने वाली आंटियाँ थीं, और उसके एक अच्छा घर था उसके पास. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. उसके पास सब कुछ था ऑन द सरफेस, बट उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था, एक सच्चा दोस्त नहीं था. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम. जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसका अच्छा टाइम होता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे थिंग्स. मतलब वो अपने दोस्तों के साथ सब कुछ नहीं शेयर कर सकती थी, बस जो ऑर्डनरी एवरी डेज़ की बातें होती हैं, मतलब दिनचर्या की बातें, ऊपर से अपने जो मन की बातें हैं वो उनसे नहीं कर सकती थी. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोज़र एंड दैट्स द प्रॉब्लम. क्योंकि वो इतने क्लोज़ नहीं थे एक दूसरे के कि वो अपनी बातें शेयर कर सके, तो यही एक प्रॉब्लम थी. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर. वो कहती है कि शायद मेरी ही गलती होगी कि हम एक दूसरे के ऊपर इतना भरोसा नहीं करते हैं. कन्फाइड होता है कि टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू पर्सन दैट वन ट्रस्ट. मतलब कि जिसे हम कुछ भी अपनी पर्सनल बातें बता सके, ऐसा ट्रू फ्रेंड उसका कोई नहीं था.
So in any case, that's just how things are, and unfortunately they are not liable to change. और वो कह रही है कि जैसी ये चीज़ें हैं वैसी ही रहेंगी और ये बदलने वाली नहीं है, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्यवश, क्योंकि दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। सो इसलिए उसने डायरी लिखना स्टार्ट किया है। To enhance the image of long waited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. But I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. सो अब कह रही है कि अब मैं लॉन्ग वेट जो जैसा वो अपने बारे फ्रेंड के बारे में बहुत टाइम से उसने सोच रखा था, लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माय इमेजिनेशन, उसकी इमेजिनेशन में उसकी जैसा वो एक फ्रेंड चाहती थी, आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट्स। अब वो जो है उस डायरी में फैक्ट नहीं लिखेगी, मतलब कि जैसे मैंने क्या किया ये वो ये सब चीज़ें नहीं लिखेगी। द मोस्ट पीपल डू, जो कि हर कोई लिखता है डायरी में कि ये किया मैंने, ये किया, वो सब चीज़ें नहीं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर वो अपनी डायरी को ही अपना दोस्त बनाना चाहती है और उसने उसका नाम रख दिया है किटी। Since no one would understand a word of my story of Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike do dislike doing so. सो वो कह रही है कि मैं अगर मैं ऐसे ही प्लंज मतलब कुछ भी लिख दूँ, फैक्ट्स लिखना स्टार्ट कर दूँ क्या चाहिए क्या रैंडमली, सो वो कोई भी समझ नहीं सकता उसको। सो अगर मैं अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच मतलब एक ब्रीफ स्टोरी बताऊँ तो वो मुझे बतानी मतलब वो आई डिसलाइक, बट उसको ये करना है अपने दोस्त को बताने के लिए। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। सो मेरे जो फादर थे वो मोस्ट एडोरेबल मतलब बहुत ही प्यार करने वाले फादर हैं, और मैंने आई हैव एवर सीन उसने जो देखे हैं, और उन्होंने उनकी मदर से कब शादी की थी, तब तक वो 36 के हुए थे और उनकी मदर 25 की थी। सो अब माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, और उसकी जो सिस्टर है मतलब जो उससे बड़ी सिस्टर है एल्डर सिस्टर मार्गोट, वो बोर्न हुई थी जर्मनी में फ्रैंकफर्ट में 1926 में, और आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929। सो ये डेट्स याद रखनी है आपको। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। जब वो 4 साल की थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में रह रहे थे। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। वो लोग हॉलैंड में शिफ्ट हो गए, एमिग्रेटेड मतलब वहाँ पे चले गए। माई मदर और एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, उसकी मदर का नाम था एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। उसकी मदर भी उसके पापा के साथ हॉलैंड चलेगी 1933 में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आशेन टू स्टे विद अदर आवर ग्रैंड मदर। उन जो मार्गरेट और एने थे उनको उनकी दादी माँ के पास भेज दिया उनके साथ रहने के लिए। कहाँ पे? आशेन। आशेन कहाँ पे है? एक जर्मनी में एक छोटी सी सिटी है। तो वहाँ पे वो लोग रहने चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट को भी हॉलैंड बुला लिया गया दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और उसके बाद फरवरी में एनी फ्रैंक को भी वहाँ बुला लिया गया। सो व्हेन आई वॉज प्लंग डाउन ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। सो वो कह रही है कि मुझे भी प्लंग डाउन मतलब पुट डाउन इन ए कैजुअल वे। सो उसको भी वहाँ पे कैजुअली तरीके से वहाँ पे बुलाया गया, जैसे कि मार्गोट का बर्थडे प्रेजेंट हो, बर्थडे गिफ्ट हो, बर्थडे गिफ्ट की तरह उसको टेबल पे पटक दिया गया। वो ऐसे कह रही है। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल, और उसने वहाँ पे मोंटेसोरी नर्सरी स्कूल ज्वाइन कर लिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6,
और वो वहाँ पे 6, जब वो 6 साल की थी तब तक वो वहाँ पे रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन फर्स्ट फॉर्म, और वो पहली क्लास में हुई। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस कूपरस, और 6 में उसकी जो टीचर थी उसका नाम था मिसिस कूपरस, द हेड मिस्ट्रेस। At the end of year we were both in tear as we said a heart-breaking farewell। और जो साल के एंड में जब मतलब उसकी टीचर और वो दोनों ही रो रहे थे, टीयर्स में थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कह रहे थे, हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव ए ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। और समर 1941 में उसकी ग्रैंडमा जो थी वो बीमार हो गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ। सो उसकी जो बर्थडे थी समर में मतलब जून में 12 जून को उसका जो बर्थडे था वो ऐसे ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर जो थे वो बीमार थे। तो ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। उसकी ग्रैंड मदर की डेथ कब हो गई थी? जनवरी 1942 में। नो वन नोज़ हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। सो वो कह रही है कि कोई नहीं जानता है कि मैं उसको कितना प्यार करती हूँ और कितना याद करती हूँ, और अभी भी उसको बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोचती हूँ, उससे प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। सो जो ये बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, ये उस सब का मेकअप था। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलोंग विद द रेस्ट। और दादी माँ की एक कैंडल भी उसके साथ जलाई ताकि वो शांति में रहें। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल। और वो चारों जो थे वो अच्छे थे, मतलब अच्छे से रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द पास्ट डेट ऑफ 20th जून ऑफ 1942। सो अब वो वापस प्रेजेंट डेट में आ रही है, 20th जून ऑफ 1942। एंड द सोलमन डेलिकेशन ऑफ माई डायरी। और वो 20th जून ऑफ 1942 को ये सारा कुछ लिख रही है अपनी डायरी में। सो ये अपनी डायरी को डेडिकेट कर रही है। सो यहाँ पे वो एक लेटर की तरह लिख रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उसने सैटरडे 20th जून 1942 और डियरेस्ट किटी। अब वो लिख रही है कि आज क्या अपने बारे में, मतलब प्रेजेंट के बारे में। आर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। द रीज़न ऑफ कोर्स is forthcoming meeting in which the teacher decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो अब कह रही है कि क्वैकिंग इन इट्स बूट मतलब शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस। उनकी सारी जो क्लास थी, सारी जो क्लास है वो डर रही है, फियर और नर्वसनेस मतलब डर और घबराहट से कि वो क्या होगा आगे। द रीज़न ऑफ, क्योंकि उनका जो फोर्थ कमिंग जो आने वाली जो मीटिंग है उसमें उनका रिज़ल्ट आएगा, उनका उसमें डिसाइड होगा, टीचर्स डिसाइड करेंगे कि कौन से बच्चे जो हैं वो अगली क्लास में जाएंगे और कौन से इसी में रहेंगे। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट, और आधे से ज़्यादा क्लास जो है वो बेट्स लगा रही है, मतलब शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ आवर सेल्व्स सिली एट द 2 बॉयज़ बिहाइंड अस। और GN जो है वो उसकी फ्रेंड है, वो और एनी हंस रहे हैं क्योंकि उसके जो पीछे जो 2 लड़के हैं वो बेवकूफ़ से हैं, मतलब सिली है। एंड CN एंड जैक है उन दोनों का नाम। हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट। जिन्होंने अपनी सारी की सारी हॉलीडे की, मतलब छुट्टियों की जितनी भी सेविंग है वो सारी इस बेट पे लगा दी है। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास। और सुबह से शाम रात तक यही हो रहा है कि तुम पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, यस यू आर, नहीं मैं नहीं, या हाँ तुम हो जाओगे, नहीं मैं नहीं, ऐसे ही चलता आ रहा है। सो इवन जीज प्लीडिंग ग्लांस जीएंस जीज प्लीडिंग glances and my anger outburst can't calm them down। सो इवन जो उसकी फ्रेंड है वो भी मतलब प्लीडिंग मतलब दया से, मतलब
एक रिक्वेस्ट कर रही है, उस तरह से उनको देख रही है कि चुप हो जाओ। माई एंगर, और उसका जो गुस्सा है वो फट मतलब आउटबर्स्ट हो जाता है, बाहर निकल आता है। कांट काम देम डाउन, और वो भी उसको उनको काम मतलब उनको शांत नहीं कर सकता। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी kept बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। अगर वो कह रही है कि अगर मुझसे पूछा जाए तो 25% क्वार्टर मतलब होता है 25% ऑफ क्लास जो है वो बैक मतलब उनको पास नहीं करना चाहिए, वो फेल हो जाएंगे। बट टीचर्स जो हैं वो मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, मतलब उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं। सो क्रिएचर्स ऑन द अर्थ मतलब अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर हैं अर्थ पे। सो आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। सो वो कह रही है कि मेरे जो गर्ल फ्रेंड्स हैं मतलब वो उनके लिए और अपने लिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ, बस मैथ के बारे में मुझे टेंशन है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ इंतज़ार ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट, हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि अपना हौसला रखो, तुम पास हो जाओगे। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल इन माई विद माई ऑल टीचर्स, वो अपने सारे टीचर्स के साथ अच्छे से रहती है। देयर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, उसमें से 7 जो हैं वो आदमी हैं और जो 2 हैं वो लेडी टीचर्स हैं। मिस्टर Keesing, the old fogey who teaches math, was annoyed with me for ages because I talked so much. So Mr. Keesing जो हैं वो उनके मैथ के टीचर हैं, और ओल्ड फोगी मीन्स एन ओल्ड फैशन पर्सन, जो उनको ओल्ड फैशन पर्सन जो है वो उनको मैथ पढ़ाता है। वॉज annoyed, जो कि मुझसे हमेशा चिढ़ा रहता है, और फॉर एजेस बहुत टाइम से, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलती है। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी वार्निंग देने के बाद उसने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट, और एक सब्जेक्ट के ऊपर ऐसे लिखने को कहा। ए चैटर बॉक्स, ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। मतलब चैटर बॉक्स, आप जानते हैं चैटर बॉक्स क्या होता है? चैटर बॉक्स होता है जो बहुत ज़्यादा टॉक एक्टिव हो। टॉक एक्टिव मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। वट यू कैन, उसके बारे में क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मतलब वो कहती है कि मैं उसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई डिसाइडेड, आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और वो अपने उसमें लिख लेती है। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और उसको दोबारा से बंद करके नोटबुक को अपने बैग में रख देती है और चुप रहने की कोशिश करती है। कीप क्वाइट मतलब साइलेंट रहने की कोशिश करती है। That evening, after I would finish the rest of my homework, the note about essay caught my eyes. So उसके उस शाम को उसने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, उसके बाद उसकी आंख जो है वो उस ऐसे पे पड़ी। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। जब वो जो फाउंटेन पेन होता है जो लिखते हैं, तो उसकी जो निब होती है उसको वो चूई मतलब चबा रही थी, और उसके बारे में सोच रही थी कि क्या लिखा जाए चैटर बॉक्स के बारे में। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. सो इसके बारे में कोई भी रैम्बल ऑन मतलब टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, मतलब इसके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकते हैं बिना किसी रीज़न के, और बीच में लीव बिग स्पेसेस मतलब ज़्यादा स्पेस छोड़ के हम बहुत ज़्यादा बड़ा ऐसे लिख सकते हैं बिटवीन द वर्ड्स। सो बट द ट्रिक वॉज कम टू विद कन्विंस, परंतु वो क्या सोच रही है, उसके ट्रिक लगा रही है कि उसको कन्विंसिंग आर्गूमेंट देने हैं, मतलब स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपल बिलीव इट। उसको ऐसे यकीन दिलाना है कि चैटर बॉक्स जो है वो उसकी क्वालिटी है, मतलब उसके बारे में उसको कन्विंस करना है। प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग,
और उसको बताना है कि बोलना कितना ज़रूरी है, बातें करना कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। उसने बहुत सोचा और उसके पास एक सडनली एक आइडिया आया। आई रोट द 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वो सेटिस्फाइड। उसने 3 पेजेस लिखे जो कि मिस्टर कीजिंग ने उसको असाइन किए थे, बोला था लिखने को, और वो सेटिस्फाई भी थे। सो आई आर्ग्यूड एंड दैट टॉकिंग इज़ द स्टूडेंट्स ट्रेट एंड दैट आई वुड डू बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। सो उसने क्या लिखा था, उसने आर्ग्यू किया था कि टॉकिंग, जो बातें करना है, वो स्टूडेंट्स का एक क्वालिटी है, ट्रेट है। ट्रेट को होता है क्वालिटी मतलब। सो आई वुड डू माई बेस्ट, वो अपना बेस्ट ट्राई करेगी कि वो कम से कम बोले, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। पर बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड। परंतु आई वुड नेवर बी एबल टू, पर मैं इसको हमेशा के लिए क्योर, मतलब हमेशा के लिए ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, क्योंकि एक हैबिट है जो कि उसकी मदर से उसको मिली है। इफ़ नॉट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेड्स। सो ये उसकी मदर से है, मदर से मिली है, वो अपनी मदर से ज़्यादा नहीं कर सकती, पर उसको कम करने की कोशिश करेगी क्योंकि उसको इनहेरिटेड ट्रेड मिली है, मतलब क्वालिटी दैट गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट, मतलब जो उसको उसके पेरेंट से मिली हो क्वालिटी, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। सो मिस्टर कीजिंग हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट, वो बहुत हंसता है उसका टीचर मिस्टर कीजिंग उसके आर्ग्यूमेंट पे। बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, अब वो नेक्स्ट लेसन में फिर से बोलना स्टार्ट कर देती है। तो ही असाइन मी ए सेकेंड ऐसे, वो दोबारा उसको एक ऐसे देता है। दिस टाइम इट वॉज पोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड एंड यूजुअली ए बैड क्वालिटी, मतलब उसने उसके पहले आर्ग्यूमेंट्स में दिया था कि वो इनहेरिटेड है और वो कंट्रोल नहीं कर सकती, करने की कोशिश करेगी, बट उसने नहीं किया। तो उसने इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर एक और ऐसे लिखने को बोला। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole लेसन्स। उसने लिख के दे दिया मिस्टर कीजिंग को, और उसने 2 लेसन तक बिल्कुल भी उसको कंप्लेन नहीं की। हाउ एवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। Anne Frank has, as punishment of talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. सो उसने 3rd लेसन में क्या कहा, इनफ की मतलब बहुत हुआ, अब एनी फ्रैंक, अब तुम पनिशमेंट के तौर पे जो तुम क्लास में बातें कर रही हो उसकी पनिशमेंट के तौर पे तुम ये ऐसे लिखोगी, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और उसको चैटरबॉक्स बोला। द क्लास रोड, और जो क्लास है वो हंसने लग जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये उसका मिस्टर कीजिंग जो है वो टीचर है, और ये एनी फ्रैंक है जो उसको बोल रहा है कि क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। सो द क्लास, जब क्लास हंसती है, आई हैड टू लाफ टू, और वो भी हंसती है। सो दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इनजेन्युइनिटी होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस, क्योंकि उसने इसके ऊपर 2 ऑलरेडी ऐसे लिख चुकी थी वो, तो अब उसके पास इसमें और कुछ भी लिखने का, मतलब ओरिजिनल उसके थॉट्स नहीं उसके काम कर रहे थे। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। सो अब वो कह रही थी कि एक टाइम आ चुका है कि कुछ नया, कुछ और किया जाए, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड सेन हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसकी जो एक फ्रेंड है साने, वो एक अच्छी पोइट्री करती है, ऑफर्ड मी हेल्प राइट द ऐसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स। और वो कहती है कि ऐसे को मतलब स्टार्ट से लेके एंड तक वर्स में लिख देगी वो। आई जम्प्ड फॉर जॉय, और वो खुशी से कूदने लगती है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम। अब वो कहती है कि मिस्टर कीजिंग ने
ये कोशिश की कि मेरा मजाक बने, अब मैं उनका बना के दिखाऊंगी, ऐसे बोलती है वो एनी फ्रैंक। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज़ ब्यूटिफुल। उसने अपनी पोएम को कंप्लीट किया और वो बहुत ही सुंदर थी। इट वॉज़ अबाउट ए मदर डक एंड ए फादर स्वैन विथ 3 बेबी डकलिंग who were beaten to death by the father because they quacked too much. So उसने एक पोएम लिखी, उसमें एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन। तो और उनके 3 बेबी डक थे। तो उनको इतना, उनका फादर इतना बीट करता है, इतना पीटता है कि वो मर जाते हैं। कि और इसलिए पीटता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और वो कहती है कि भाग्यशाली, लकीली मतलब मिस्टर कीजिंग ने भी उसको जोक के वे में, जोक को सही तरीके में लिया, राइट वे में लिया। ही रीड्स द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। और उसने पोएम जो है वो क्लास को पढ़ के सुनाई और उसमें अपने कमेंट्स भी ऐड किए, अपने भी विचार उसमें ऐड किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और अदर मतलब क्लासेस को भी ये सुनाई पोएम उसकी। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उसके बाद मुझे क्लास में बोलने की मतलब बातें करने की इजाज़त मिल गई और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता था। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक्स दीज डेज। और जो मिस्टर कीजिंग थे वो भी थोड़े फ़नी कैरेक्टर के हो गए, वो भी जोक्स करने लग गए क्लास में। तो हमें मज़ा आने लग गया, मतलब उसके मिस्टर कीजिंग के जो सब्जेक्ट मैथ पढ़ाते थे उसके साथ भी उसकी अच्छी बनने लगी। सो ये थी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल। और ये जो छोटा सा पार्ट था ये कहाँ से लिया गया है, डायरी ऑफ यंग गर्ल की, उसमें से लिया गया है, एनी फ्रैंक की, योर्स एनी। सो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर। कीप वॉचिंग।